Good morning, students. Now we'll start our today's class in the subject of political science. Students, as we know, we learned the chapter of alternative centers of power, and in previous classes we are finished our two topic, which is the European Union and the ASEAN countries, and I hope you all are understand very well the whole content, the whole topic. Now, students, we are start our today's class in the topic of the rise of Chinese economy, and we look about this topic, how to China improve their country in economic manner when after Chinese revolution he is in a closed economy, he is a communist country. Then when the Russia is also a communist country and he is a failed in 1992, then how China improved to with the communism. It is a big thinking, it is a big question to the whole world and also to us also. So students, we will start our today's topic. चाइना का उत्थान कैसे हुआ? एक कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए चीन किस प्रकार से पूरी अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर लिया, जबकि उसी संदर्भ में हम देखें तो इसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी को, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिनेरियो को अपनाने के कारण यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर टूट गया। तो क्या कारण थे? और हम लोगों ने क्लास में भी बहुत बार इसको डिस्कस किया कि चाइना जो है वो पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है, इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट है। और बहुत सारे बच्चों ने भी मुझसे पूछा था कि ये कैसे संभव है, तो हमने कहा कि राजनीति संभव का ही खेल है, यहाँ असंभव कुछ नहीं है। और हमने ऐसा भी चर्चा किया था कि आप देखिए, विपरीत ध्रुव के लोग मिलकर के सरकार बना लेते हैं। सत्ता में आने से पहले सरकार कुछ कहती है और सत्ता में आने के बाद सरकार कुछ कहती है। तो राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस आज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि हर एक छात्र को राजनीति विज्ञान पढ़नी चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। कारण ये है कि जब तक व्यक्ति अपने देश के राजनीतिक माहौल को, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल का हम लोग चिंतन करते हैं ये वैसी राजनीतिक नहीं है। हर राजनीति के पीछे सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ते हैं और आगे डिग्री कॉलेजेस में पढ़ेंगे। तो हम उधर न जा कर के बस एक ये मेरा अपना वैचारिक, अपना व्यक्तिगत विचार है कि राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस एक एज अ सब्जेक्ट, एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए। क्योंकि अगर देश को विकसित करना है तो सही राजनीति चुनना होगा, और सही राजनीति चुनने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस कम से कम बेसिक लेवल पे तो जानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, चाइना को लेकर के, और चाइना ने कैसे विकास किया। और ये जो मैंने अभी हम लोगों ने बीच में बात शुरू की वो चाइना से ही शुरू हुआ कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को लेकर के कैसे चाइना एक साथ आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके उसने कैसे सफलता प्राप्त की। जबकि उसी कम्युनिज्म को चाइना, रशिया या यूएसएसआर ने जब अपनाया और एक समय बाद उसको टूटना पड़ा। तो हम अब बताते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट में भी है कि 1949 जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ के लीडर थे माओ त्से तुंग, और माओ ने साम्यवादी क्रांति अपने यहाँ लॉन्च की। और उसके बाद पूरे चाइना में कम्युनिज्म फैला। माओ का एक बहुत फेमस डायलॉग भी था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यानी कि हिंसा की बातें थी, वो हिंसा को प्रमोशन देना, वायलेंस को प्रमोशन देना। तो इस तरीके से चाइना में कम्युनिज्म आया माओ के माध्यम से। चाइना का जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ वो 1978 में हुआ, जब चाइना ने अपने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और इसके साथ साथ आप देखिए, ओपन डोर पॉलिसी के पहले भी हम चाइनीज़ इकोनॉमी को देखेंगे, वो रशियन, चूँकि ये पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी थी वो रशिया से ही अडॉप्ट होकर के आई थी चाइना के पास। रशिया साम्यवाद का प्रणेता था, साम्यवादी गुट, यानी कि जो उस समय कम्युनिस्ट ग्रुप था उसका लीडर था। और एज यूजुअल जैसे रशिया अदर कम्युनिस्ट कंट्री को हेल्प कर रहा था तो इस तरह चाइना को भी हेल्प कर रहा था।
इस वजह से इकोनॉमिक लेवल पे यूएसएसआर और चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो सेम थी। चाइना के यहाँ भी वन मैन आर्मी की तरह कर लीजिए, अधिनायकवाद था, एक लीडर था, वो माओ था। तो अधिनायकवाद कम्युनिज्म का सबसे बड़ा यही होता है कि एक आदमी के हाथ में पूरी सत्ता होती है, तो माओ के हाथ में पूरी सत्ता थी। और जिस प्रकार का उसका मॉडल था वो सोवियत मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल था। उसी इकोनॉमिक मॉडल पर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। चूँकि इनका ये सोवियत मॉडल में ये था कि वो अपनी इकोनॉमी को बंद रखते थे, पूंजीवादी देशों से रिश्ते नहीं रखते थे। तो चूँकि पूंजीवादी देशों से रिश्ता नहीं रहेगा, इकोनॉमी बंद रहेगी, तो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या काम किया कि खेत से पूंजी निकाल करके उद्योगों में लगाना शुरू किया। खेती के माध्यम से जो पैसा आता था, उस माध्यम से जो पैसा इनके पास कलेक्ट होता था, उस पैसे से उद्योग को लगाते थे। और इस प्रकार से इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन यही काम यूएसएसआर ने भी किया था, जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। और जो समस्या यूएसएसआर के साथ थी वही समस्या इनके साथ भी आई। ये बहुत बड़े लेवल पे पूंजी नहीं ला सके, बहुत बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सके। यानी विकास का जो चक्र था वो बहुत धीमे धीमे चल रहा था। आबादी भी इनकी ज़्यादा थी और इस वजह से बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ रहा था। तो ये समस्याएं उनके यहाँ उठनी शुरू हुई। इनकी विकास दर जो थी वो 5 से 6% थी। लेकिन इसके अलावा जो इनका जनसंख्या वृद्धि दर था वो 2 से 3% था। तो जितना इनके यहाँ विकास होता था, जनसंख्या का वृद्धि दर उसको पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता था, कुछ इनके पास बचता नहीं था। चूँकि विदेश से कोई व्यापार नहीं होता था तो कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं आती थी। इस वजह से ये चीज़ें आर्थिक संकट आने लगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे। और इन्हीं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से चीन को अपने नीतिगत निर्णयों को चेंज करना पड़ा। और 1970 में इन्होंने 1970 में इन्होंने कुछ बड़ी पॉलिसीज़ में बदलाव किए और नए नीतिगत निर्णय लिए। 1972 में इन्होंने अमेरिका से संबंध बनाना भी शुरू किया, राजनीतिक संबंध बनाना भी शुरू किया। और धीरे धीरे देखिए अब ये अपने आप को खोलना मतलब कि ये धीरे धीरे रूस से अलग होकर के, यूएसएसआर से अलग होकर के एक अलग गुट बनना शुरू किए। अब चूँकि 1970-72 के दशक में कोल्ड वार चल ही रहा था, यूएसएसआर शक्तिशाली था, फिर भी चाइना भविष्य भाप लिया था। उसे समझ में आ गया था कि इस प्रकार से हम कोई वैश्विक व्यवस्था में एडॉप्टेशन नहीं कर पाएंगे, कोई वैश्विक आर्थिक शक्ति नहीं बन पाएंगे। और जो हमारी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको हम उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ विकसित नहीं हो पाएंगी जितना विकास हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद चाइनीज़ पॉलिटिशियन ने अपने देश के पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन किया और अमेरिका से संबंध बना करके आर्थिक एकांतवास, यानी कि एक तरीके से जो इकोनॉमिक अछूत बने हुए थे ये विश्व में, उसको ख़त्म किया। 1973 में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे चाउ एन लाई, इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, इसे अंडरलाइन करते रहिएगा बुक में। चाउ एन लाई ने 4 बेसिक्स चीज़ों पे मॉडर्नाइजेशन का एक प्रस्ताव रखा। वो 4 जो बेसिक सेक्टर्स थे वो थे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, मिलिट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन चारों सेक्टर्स को ये मॉडर्नाइज करना चाहते थे। 1973 में इन्होंने प्रस्ताव रखा और 1978 ये सबसे ज़बरदस्त दौर रहा चाइना का। चीन का सबसे ज़बरदस्त दौर 1978 रहा, जहाँ से चाइना ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया और ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि मुक्त द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी को लॉन्च किया। और ये लॉन्च करने वाले थे डेंग ज़ियांगपेंग, ये वहाँ की उसमें पावरफुल लीडर थे डेंग ज़ियांगपेंग। इन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च की, ओपन डोर पॉलिसी।
इस पॉलिसी के अंतर्गत चाइना विश्व के लिए अपने दरवाज़ों को खोल दिया, विदेशी पूंजी के लिए अपने दरवाज़ों को, अपने जो इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत की इकोनॉमी ओपन हुई या जैसे अनदर कैपिटलिस्ट कंट्रीज की इकोनॉमी ओपन हुई, वैसा चाइना ने ओपन नहीं किया, बल्कि कुछ जगहों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके वहीं पे विदेशी व्यापार करने की अनुमति दी। यानी पूरे चाइना में कोई बाहरी कंपनी आकर के काम नहीं कर सकती, बल्कि कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, वहाँ पे बिजनेस मॉडल खड़े किए गए, इंडस्ट्रीज लगाई गई, फिर उस पूंजी से उस सब उन सारे निवेश से और टेक्नोलॉजी से, यानी जो उनके यहाँ पैसा आया और जो टेक्नोलॉजी आया, ये जो FDI हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, वहाँ से जो इनको पूंजी प्राप्त हुई तो उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। यानी देखिएगा इनकी पॉलिसी को कि इन्होंने अपने उत्पादकता को बढ़ाया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, ताकि पूरे विश्व में के सप्लायर ये बन सके और पूरे विश्व के व्यापार को कंट्रोल कर सके। ये 78 से चल रहा है और धीरे धीरे इन्होंने इन चीज़ों को गेन कर लिया, इन चीज़ों को पा लिया। आज की डेट में चाइना को विश्व का मार्केट कहा जाता है। चाइना को विश्व का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। हर चीज़, सुई से लेकर जहाज़ तक चाइना अपने यहाँ बना रहा है। सारी इंडस्ट्रीज़, अगर विश्व की कहीं इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो चाइना में है। तो ये कैसे संभव हुआ? ओपन डोर पॉलिसी। और ओपन डोर पॉलिसी पूरे चाइना को ओपन नहीं किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। बहुत सारे छात्र हमसे पूछते थे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई देश पॉलिटिकली कम्युनिस्ट हो और इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट हो। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे संभव है कि राजनीतिक तौर पे आप वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रखे हैं। नाम का डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं और केवल एक पार्टी को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार है, और वही पार्टी का नेता चुनकर, जब एक ही पार्टी रहेगी तो वही पार्टी का नेता चुन करके आएगा। दिखाने को आप डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन डेमोक्रेसी ये फेयर डेमोक्रेसी नहीं है और वन पार्टी रूल है, एक पार्टी का शासन है। तो एक तरीके से आप कम्युनिस्ट हुए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही है वहाँ पे। और दूसरी तरीके से इकोनॉमिक तौर पे आप कुछ स्पेशल एरियाज़ में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लॉन्च किए, आपने अपने रिसोर्सेज को दिया, उनका रिसोर्सेज लिया, टेक्नोलॉजी लिया। तो इकोनॉमिक तौर पे आप एक तरीके से कैपिटलिस्ट हुए और पॉलिटिकल तौर पे आप कम्युनिस्ट हुए। तो दैट इज़ द चाइनाज डुअल फेस। ये भी आप जानते रहिएगा। अब देखिए चाइना ने अपने आप को ओपन डोर पॉलिसी के बाद से कैसे खोला। तो शॉक थेरेपी की तरह इसने काम नहीं किया कि अचानक से सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दें, नहीं। सबसे पहले 1982 में इसने जो एग्रीकल्चर था उसका प्राइवेटाइजेशन किया, यानी कि इंडस्ट्रीज सरकार के ही हाथ में थी, एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया 1982 में। लोगों के पास खेती गई, लोग खेती करना शुरू किए और खेती से जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट उन्होंने कलेक्ट करके अनदर जगह पे, अनदर सेक्टर्स में लगाना शुरू किया। और 1998 में उन्होंने इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, यानी 1998 में प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्रीज का। और 1982 में कितना लंबा गैप है देखिएगा। और जब प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने और इस वजह से उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो काफ़ी रफ्तार ले लिया, काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट बढ़ना शुरू हुआ। और बढ़ते हुए डेवलपमेंट की वजह से एक तो चूँकि खेती, एग्रीकल्चर्स जो है उसको प्राइवेट किया गया, तो चाइना के मूल लोगों के पास पैसा आया और उस पैसे को उन्होंने अदर सेक्टर्स में यूज़ किया। उस पैसे से छोटे छोटे उद्योग लगे चाइना के अंदर। दूसरी तरफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार, जो फॉरेन मनी है, वो इनके पास कलेक्ट हुआ, जिससे ये वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करने को या इन्वेस्ट करने को सक्षम हुए। तो ये दूसरा लाभ इनको हुआ। और
2001 में जाकर के, ध्यान दीजिएगा, 2001 में जाकर के ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुए। और तब जाकर के सोचिए, इतनी देरी बाद हम 1992 में आ चुके थे, हमने अपने यहाँ LPG लॉन्च कर दिया था, और चाइना 2001 में आकर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित होता है। और आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या क्या सिनेरियो आता है, और कैसे आज का समय ये है कि चाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका आरोप लगाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना के हिसाब से चल रहा है, विश्व का व्यापार चाइना कंट्रोल किया हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।